Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss about the whole concept of magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility is experiment which we perform in BSc or MSc physics. So we will be discussing about the concept of magnetic susceptibility and how do we measure the magnetic susceptibility of certain material. So this is going to be based on the examination point of view. Okay, so this is the concept video for the experiment. So what exactly is magnetic susceptibility और हम उसको measure कैसे करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं. So firstly we will discuss about the concept, then the experimental setup, and then the experimental observations and calculations. So this will be the flow. तो क्या है, एम हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं. तो हमारा एम है to find the magnetic susceptibility of a paramagnetic material. To find the magnetic susceptibility of paramagnetic material. Here we have MnSO 4.H2O. Okay, so this is not MnSO4. मतलब this is MnSO4 but यहाँ पे MnSO4 लिखा नहीं है. So this is MnSO4 dot H2O. ठीक है. So magnetic susceptibility, this is not metric. Okay, this is magnetic susceptibility of paramagnetic material. और हमने यहाँ पे यूज किया है MnSO4 dot H2O. So I think I should be using a light colored pen. That would be much clearly visible. Okay. सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले मेथड्स क्या होते हैं वी विल सी. तो मेथड्स जो है ना वो दो मेथड्स हो सकते हैं. या तो आप किसी जो भी आपका सब्सटेंस है उसको लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हो, या तो फिर आप उसको पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में यूज कर रहे हो. इधर लिक्विड और पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म. पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब पाउडर जैसा फॉर्म होगा, या सॉलिड फॉर्म में आप उसको देखोगे इट वुड बी सॉलिड पाउडर और सो. ओके, तो हम जो यूज कर रहे हैं MnSO4.H2O दैट इज गोइंग टू बी अ सॉलिड पाउडर. तो पाउडर हम पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म यूज कर रहे हैं, और अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म यूज करते हैं so we use a machine for that, and the name of the machine is Gauss balance. GUOY, Gauss balance. इसीलिए अगर हम क्रिस्टल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं तो उसको गॉयज मेथड भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉयज मेथड. तो हम डिस्कस करेंगे पहले थोड़ा. तो इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले कि सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म आ कहाँ से रहा है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी सब्सटेंस, नॉट जस्ट द पैरामैग्नेटिक वन दैट वी आर यूजिंग, बट अगर आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको कैसे पता है कि उसको रेपल करना है. अगर आपका पैरामैग्नेटिक है तो उसको कैसे पता है कि उसको स्लाइटली अट्रैक्ट करना है. और जो फेरोमैग्नेटिक है उसको कैसे पता कि उसको जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, है ना. तो
ओरिजिन क्या है, व्हाई डू वी हैव द मैग्नेटिज्म इन एनी सब्सटेंस। तो देखो इसका ओरिजिन ऐसा होता है कि सबसे पहले ये जो है ये फेनोमेना एक क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है। हम क्लासिकल में पढ़ रहे हैं बट द मैग्नेटिज्म इन एनी सब्सटेंस इज एट वेरी स्मॉल लेवल दैट इज हैपनिंग। तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना। ऑल्सो दिस इज द इफेक्ट ड्यू टू विच सर्टेन एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या जो डाइपोल जो होता है ना कि इंड्यूस डाइपोल है या डाइपोल है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन वो सारी चीजें जो हो रही होती है जो कि क्वांटम लेवल पे हो रही है, जो हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं, वो सारी चीजों का रीजन ही ये मैग्नेटिज्म है। तो इसीलिए हम इसको क्वांटम फेनोमेना भी बोलते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच the attraction or repulsion of atom happens towards each other। ठीक है, so this is the origin of मैग्नेटिज्म। एटॉमिक लेवल पे अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहे होते हैं, वो कॉज करता है मैग्नेटिज्म। ओके, एटॉमिक और क्वांटम लेवल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो ऐसा है कि जो भी मटेरियल्स है वो ये फिनोमेना शो करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन का, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। ओके, सो व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म तो हमें समझ में आ गया कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है एटॉमिक लेवल पे उसको, लेकिन द मटेरियल्स विच शोज द अट्रैक्शन और रिपल्शन आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स इनका मीनिंग है द substances which shows attraction or repulsion, these are known as magnetic materials। ठीक है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं तो उसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो खुद अपनी फील्ड भी जनरेट करते हैं, इसीलिए उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब है कि वो अपनी खुद की फील्ड जनरेट करके अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। सो इफ समवन आस्क्स यू विद दिस इन वाइवा दैट व्हाई डोंट यू कॉल दीज मटेरियल्स इलेक्ट्रिक मटेरियल या कुछ और क्यों नहीं बोलते, व्हाई डू वी कॉल देम मैग्नेटिक ओनली, तो उसका रीजन ही वो है कि वो जो है अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस own magnetic field in the presence of external, that is H, magnetic field। हम जो एक्सटर्नल फील्ड देते हैं उसको H से डिनोट किया जाता है, जो फील्ड इंड्यूस हो रही है उस फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। अक्सर H इज द रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ B। ठीक है, H को मेजर करते हैं हम ओयस्टर्ड में, H is measured in Oersted and B is measured in Gauss। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Oersted causes Gauss। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो कि हमने बोल दिया कि जो H है that causes B, और इन दोनों के बीच में फिर एक रिलेशन भी होना चाहिए कुछ, isn't it? ये सो नो, कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज B इज इक्वल टू न्यू नॉट H। ठीक है, B इज इक्वल टू न्यू नॉट H, न्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट, नॉट न्यू नॉट। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। अब क्या होता है देखो,
जो आपका म्यू नॉट है, व्हाट इज दिस म्यू नॉट? दिस इज द दिस इज नोन एज द परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर आप किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी निकाल रहे हो तो दैट इज जस्ट म्यू, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी होती है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस परमिएबिलिटी? सो इट इज लाइक अ मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी अलाउज करंट टू पास थ्रू द सब्सटेंस, है ना, अलाउ करती है। वैसे ये जो है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे दिस इज द एबिलिटी ऑफ material itself to support the formation of magnetic field in it, ठीक है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इट। तो ये ऐसे होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, फ्री स्पेस में कैसा है, मटेरियल में कैसा है। देन यू नो दैट ऑस्टेड कॉजेस गॉस। H is the external magnetic field that you provide and B is the internal magnetic field that is getting created inside the material, ठीक है। तो अब ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक यूज किया है सब्सटेंस। सो सबसे पहले हाउ टू प्रोड्यूस H। एच बी बना देगा, लेकिन एच कैसे बनाए, या हाउ टू गेट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? तो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से ले सकते हैं। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के, मैग्नेट बना के क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर आप, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया, ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का शेप है ऐसा। दिस इज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट वी हैव यूज्ड। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे यहाँ पे कॉइल्स है, ओके, कॉइल है, हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम हॉल प्रोब से मेजर करते हैं इवन इन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपकी साउथ होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो यहाँ से साउथ की तरफ फील्ड जा रही है। तो देखो ऐसा है कि इसका जो शेप है ना, ये ऐसा शेप जो बनाया गया है पेंसिल टाइप। तो ये जो शेप है, दिस एक्चुअली शेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो, अब जैसे यहाँ से जो फील्ड जा रही है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ से जो जा रही है उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा कम होगी, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। दिस इज क्रिएटिंग अ फील्ड ग्रेडियंट। और एक टाइम बाद जो है इफेक्ट जो है, एच जो है वो जीरो है, ठीक है, कुछ हाइट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है। आई मीन दिस इज द आइडियल कंडीशन, बट यहाँ पे विथ हाइट योर मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एच कैसे बनाया? एच हमने एक एक्सटर्नल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, उसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से जो है करंट प्रोवाइड किया। तो जब हमारे पास एक होता है गॉस मीटर, गॉस मीटर पे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे होता है वोल्टेज, यहाँ पे आप करंट देख सकते हो, यहाँ पे आपको
एच की वैल्यूज बताता है गॉस में, ठीक है। और यहाँ पे आप वोल्टेज जो है वेरी कर सकते हो। आप वोल्टेज वेरी करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर है। आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, है ना। तो आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे अगर वोल्टेज की रीडिंग आ रही है तो यहाँ पे करंट की रीडिंग आएगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, करंट बढ़ा रहे हो। और ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसकी तार जो है वो इससे जुड़ी हुई तार है। यहाँ से नहीं, इसकी जो तार है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को दे रखी है। तो अब देखो क्या हो रहा है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। अब जो करंट यहाँ पे जो है बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो गॉस मीटर है उसमें भी जो रीडिंग्स हैं वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। गॉस में मेजर करो, चाहे आप उसको किलो गॉस में मेजर करो, सारे ऑप्शंस है वहां पे। तो आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका जो है फील्ड बढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसा करेक्ट है, जब आप आई बढ़ा रहे हो तो आपका एच भी बढ़ रहा है, तो यू आर गुड टू गो अहेड, ठीक है। गुड टू गो, आप एक्सपेरिमेंट आगे कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई, और अगर आई जो है ये एच के साथ में बढ़ रहा है तो आपको एक कैलिब्रेशन कर्व बनाना है, ठीक है। कैलिब्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन कर्व बेसिकली होता ही इसलिए है टू चेक दैट इफ द करंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ एच और नॉट। और ये ग्राफ होता है आई वर्सेस एच का ग्राफ, ठीक है। लेट मी चेक जस्ट वंस। हाँ, ये जो ग्राफ है ये आई वर्सेस एच का ग्राफ होता है, जिसको हम एज कैलिब्रेशन कर्व है वो बढ़ाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कैलिब्रेशन कर्व है वो बन गया, तो इसके बाद हमारा मेन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो देखो, सबसे पहले आई वर्सेस एच क्यों लिया, क्योंकि आप जब एच जो है, आप आई बढ़ा रहे हो तो एच बढ़ रहा है, दैट इज फाइन। बट दिस एच ऑल्सो कॉजेज बी, राइट, हमने देखा था ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो हम इसलिए भी एच को वैरी हो रहा है या नहीं देख रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको ये इतना सेटअप समझ में आ गया कि हमने वोल्टेज बढ़ाया तो उसके साथ करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो आपके जो कॉइल के अंदर से करंट पास हो रहा है वो कॉइल के अंदर से करंट बढ़ा, और कॉइल के अंदर से वो करंट बढ़ा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ गई, इसीलिए आई बढ़ा तो एच बढ़ा। और हम चेक कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन है लीनियर है कि नहीं है, बिकॉज आपका आई वर्सेस एच जो है ये लीनियरली बढ़ेगा, तभी आपका जो पूरा सेटअप है दैट इज रेडी टू गो अहेड एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। अब हम मेन एक्सपेरिमेंट के उसमें आते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। एक्सपेरिमेंट के थ्योरी में आते हैं कि हमको उसमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो देखो ऐसा है कि आपको बताती हूँ मैं कि ये जो मैग्नेटिज्म है वो जो है माइक्रो लेवल पे जब भी डेवलप हो रहा है, तो मैग्नेटिज्म का कॉज मैंने बताया था, जैसे कि दैट इज अ क्वांटम फेनोमेना, तो क्वांटम लेवल पे जनरेट हो रहा है, राइट। तो एक स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन फेनोमेना होता है जो कि एटॉमिक लेवल पे चल रहा होता है। दैट स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन फेनोमेना has the potential energy, has certain potential energy at micro level। और ये कब आती है, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करते हो, then it has the potential energy, and that potential energy is expressed by थॉमस प्रिसिशन। थॉमस प्रिसिशन का एक फॉर्मूला होता है, that formula is of potential energy that is equal to minus half and mu m b, ऐसा करके जो है ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये जो म्यू है, म्यू एम क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या होता है, इट क्वांटिफाइज द मैग्नेटिज्म। अभी हमने बोला कि जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर जो है उसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, तो उस मैग्नेटिज्म को हम मेजर करने के लिए एक मैग्नेटिक मोमेंट वाली क्वांटिटी लेते हैं, हम क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्वांटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट ले लिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया जा सकता है, और
आपका जैसे अलग अलग सब्सटेंस है, तो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट या अलग अलग तरीके से वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, राइट? तो अब हम लोग अलग अलग तरीकों से अगर मैग्नेटिज्म शो कराना चाह रहे हैं, तो देखो कैसे होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको पर यूनिट वॉल्यूम ले लो। मैग्नेटिक मोमेंट को तुम पर यूनिट वॉल्यूम ले लो। वाई पर यूनिट वॉल्यूम? क्योंकि देखो, आप कोई भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो तो दैट हैज टू बी इन अ थ्री डायमेंशनल शेप, राइट? ऐसा तो नहीं कि आपने कोई पतली सी लाइन यूज कर ली या शीट यूज कर ली, ऑफ कोर्स यू कैन डू, बट आप अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो दैट पतली सी लाइन जो आपको दिखेगी इज अ सिलेंड्रिकल वायर, है ना, सॉलिड शेप है। उसके अलावा अगर आप शीट में भी ब्रेक करोगे तो शीट इज ऑल्सो लाइक अ क्यूबॉइड, है ना, सॉलिड शेप है। तो क्यूबॉइड होगा या डिस्क होगा, जैसे भी शेप का आप वो यूज कर रहे हो, तो डिस्क विल ऑल्सो एक्ट एज अ सिलेंडर, राइट? तो मतलब आप जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसी सब्सटेंस में प्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, तो दैट वुड बी इन अ पर्टिकुलर सर्टन, मतलब सर्टन वॉल्यूम में वो होगा, है ना। तो आप अगर जैसे कि एक पीतल का कॉइन ले लो और एक सोने का कॉइन ले लो और एक चांदी का कॉइन ले लो, तीनों का सारा डायमेंशंस सेम है, बट दे विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? उनका मैग्नेटिज्म अलग अलग होगा। तो आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो भी मोमेंट्स उनकी चेंज हो रही है। तो हम ऐसी क्वांटिटी चाहते हैं जिसमें हम उसका साइज शेप फिक्स कर दे, तब हमें पता चले कि फिर साइज शेप के हिसाब से कितना मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म उसमें आ रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर क्वांटिफाइंग द मैग्नेटिज्म। ये फिनोमेना हमने पहले देखा कि बस हो रहा है, फिर हमने उसको क्वांटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ले लिया एक क्वांटिटी, फिर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा कन्वीनियंट था तो उसको ले लिया, और फिर इस m को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो दिस m इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। एंड मैग्नेटाइजेशन जो है उसको हम म्यू एम बाय वी से डिनोट करते हैं। ये एक फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें लगने वाला है अब हमारे डेरिवेशन में, इसीलिए हमने इसको लिख लिया है। तो म्यू एम जो है दैट इज मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है देखो, मैग्नेटाइजेशन के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी इज दिस बी। वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो अब हम लोगों के पास, और ये v है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस हाफ म्यू एम बी। तो अब इसमें देखो क्या हुआ, हमें पता है कि दिस इज एनर्जी, तो इसको मैंने v करके लिख दिया, ये सब लिख दिया। अब हम उसको कर देंगे माइनस हाफ म्यू एम बी, ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन आपको पता है कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू dv बाय dr, यही होता है। योर फोर्स इज इक्वल टू dv बाय dr। dr या आप dx बोल दो, यानी कि कोई लेंथ है तो लेंथ के साथ जो है आपका, अगर आप लेंथ डेरिवेटिव लेते हो पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको आपका फोर्स मिलता है, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। तो हमने ये पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि dv बाय dr और dv बाय dx, यानी कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नॉट द रेट ऑफ चेंज बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एलिमेंट। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करना चाहा। तो व्हाट इज दिस लेंथ एलिमेंट? सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो है ये लेंथ एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट बेसिकली क्या है, देखो, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और इस लेंथ को आप जीरो मान के चल रहे हो। यहाँ पे जहां तक में आपका मैग्नेटिज्म जा रहा है वहां तक में आपकी लेंथ को आप ले लो L, या फिर आप इसको ले लो Z, ले लो, Z एक्सिस है मान लो, और ये आपकी फिर लेंथ हो गई Z। तो आपका जो मैक्सिमम लेंथ है वो हो सकता है L, या फिर आप उसको Z बोलोगे तो Z, ठीक है। तो योर मैक्सिमम लेंथ इज, चलो इसको यहाँ पे dx नहीं तो dz ले लेते हैं। एंड आप फिर जब उसको dz को फुल लेंथ एलिमेंट में कन्वर्ट करोगे तो टोटल लेंथ मान लेंगे, टोटल लेंथ हम मान लेंगे L, ठीक है। अब देखो कि क्या होता है, ये जो आपका d बाई डी जेड है इसको एज इट इज रखते हैं। आपको पता है कि माइनस हाफ जो है
वैसे एज इट इज रहेगा। म्यू एम यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एच आ जाएगा। म्यू एम इज इक्वल टू वी एम, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख लिया और इसको यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिख लिया। तो वी एम म्यू नॉट एच। अब देखो कि म्यू नॉट जो है वो तो लेंथ के साथ चेंज होगा नहीं, क्योंकि दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि कांस्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब आपका अगर वॉल्यूम एलिमेंट फिक्स्ड है तो मोमेंट जो है वो तो फिक्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। तो इसीलिए फिर दैट विल आल्सो बी अ रिलेटिवली कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब ये लेंथ के साथ उतना ज्यादा वैरी नहीं करेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होगा, बट दैट वुड बी नेग्लिजिबल। ओके, और ये जो है ये आपका है वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा। जैसे कि आप सैंपल को एक ट्यूब में लोगे तो उस ट्यूब का जो है वो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। आई डोंट नो अब ये ओवल बन गया, बट कंसिडर दिस टू बी अ ट्यूब, और ट्यूब का फिर जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी फिक्स्ड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप सारी चीजें बाहर ले सकते हो, खाली एच वेरी करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एच जो स्ट्रेंथ है वही तो प्रोड्यूस हो रही है, ये तो लेंथ जो है स्ट्रेंथ ही तो है जो कि हाइट के साथ जो है घट रही है। ठीक है, तो बस आपका एच वेरी होगा। तो आपका फोर्स एफ इज इक्वल टू डी बाय डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, एम भी बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, एंड यू विल हैव डी एच बाई डी जेड लेफ्ट, एंड दिस इज एफ। अब देखो क्या होता है कि आपका जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, वहां पे आपका लेंथ मिनिमम है, और लेंथ मैक्सिमम है वहां पे फील्ड मिनिमम है। यानी कि देखो ये आपकी फील्ड थी जो कि ऐसी थी, है ना, फील्ड है जो कि ऐसी है। अब इतना आपका जो है सैंपल है, दिस इज योर लेंथ एलिमेंट एल, तो योर एल इज इक्वल टू जीरो हियर एंड एल इज इक्वल टू एल हियर। ठीक है, या तो आप z मान लो इसको कि z जो है यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे z जो है वो z है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो h है दैट इज जीरो, एंड यहाँ पे आपका जो h है दैट इज कंप्लीट h। ठीक है ना, ये दिस इज द मैक्सिमम। एच मैक्स को मैं एच ही लिख के चल रही हूँ क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो एच मैक्स की जगह आप सीधा एच भी लिख सकते हो। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये जो डी एच डी जेड है इसको आप अगर फुल इसके लिए लेते हो, फुल लेंथ एलिमेंट के लिए लेते हो, तो यू विल जस्ट गेट द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तो आप एच मैक्स लोगे तो दैट वुड बी, मतलब मैक्सिमम हाइट पे लोगे तो जीरो माइनस एच मिल जाएगा डिफरेंस, और एल का डिफरेंस होगा एल माइनस जीरो। यस और नो। तो अब ये जो आपका डी एच है दैट इज माइनस एच, और आपका डी जेड है दैट इज प्लस एल। और तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो माइनस, मतलब चलो लिख लेते हैं पहले, माइनस हाफ एम वी म्यू नॉट माइनस एच बाय एल हो गया। अब ये जो माइनस है वो बाहर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हाफ एम म्यू नॉट एच हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम म्यू नॉट एच। इतना हमको समझ में आ गया। अब एक क्वांटिटी होती है कि जैसे आपको पता है, मैंने आपको बोला कि आपकी जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से हम यहाँ तक आ गए थे कि मैग्नेटाइजेशन, ये जो है एम था ये मैग्नेटाइजेशन था। मैग्नेटिज्म को हम क्वांटिफाई कर रहे थे तो मैग्नेटाइजेशन तक आ गए थे, राइट। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एच, बिकॉज उसी की वजह से हो रहा है, एच जो है एक्सटर्नल फील्ड जो है उसी की वजह से जो है आपका मैग्नेटिज्म भी क्रिएट हो रहा है। वो मैग्नेटिज्म को क्वांटिफाई करते करते हम मैग्नेटाइजेशन तक आ गए, तो इनका रिलेशन कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट आप जो एक्सटर्नल फील्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो m by h that is equal to a constant, that constant is known as ईटा। ठीक है, ईटा या फिर काय भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आप जब काय जो है
वो इंट्रोड्यूस कराते हो, तो यू कैन राइट m इज इक्वल टू काय h। ठीक है, यू कैन राइट m इज इक्वल टू काय h, एंड ये जो m था दैट वाज ऑलरेडी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस काय को आप जो है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हो। इसका नाम होता है काय या ईटा, ईटीए। ठीक है, ईटा। एंड फिजिक्स के सेंस में वो है ससेप्टिबिलिटी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी इसको बोला जाएगा काय। ठीक है, तो अब आप m को रिप्लेस कर सकते हो काय h से। सो यू विल हैव हाफ काय v h स्क्वायर म्यू नॉट, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे आपको यहाँ तक का फॉर्मूला मिल गया। अब ये जो h था ये सिर्फ h नहीं था, यहाँ पे l भी था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे l भी आएगा, क्योंकि यहाँ देखा था आपने कि माइनस एच बाई एल से हमने सब्सटीट्यूट करा था, और यहाँ पे हम l लिखना भूल गए थे, तो l भी आएगा। तो ये आपका यहाँ तक में फोर्स का फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया, डेरिवेशन हो गया। अब इसमें देखो कि क्या होता है, ये देखो इसमें अभी आगे हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को देखो क्या होता है कि ये काईवी लिखा बिकॉज वो वॉल्यूम के लिए हम ले रहे थे, मतलब मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे थे, इसीलिए हमने काईवी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पता है कि डेल्टा एम जी इज इक्वल टू फोर्स, राइट। डेल्टा एम जी इज इक्वल टू फोर्स। तो अब यहाँ पे जी तो चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जी डेल्टा एम इज इक्वल टू हाफ काई वी एच स्क्वायर म्यू नॉट एल। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो। तो आपने जब ये लिख दिया, है ना, आपने जब ये लिख दिया तो आपको क्या करना है, आपका एम ही ये था कि आप ससेप्टिबिलिटी फाइंड करो, राइट। दिस वाज योर एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आपको ससेप्टिबिलिटी जो है वो मिल रही है, तो आप उसको आइसोलेट करो, एक साइड ससेप्टिबिलिटी को ले आओ, बाकी सबको अलग साइड रखो। तो यू विल हैव हाफ जी एल, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर आपके पास में होगा म्यू नॉट एंड एच स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, अब आप देखो कि आप इसमें से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। जी जो है वो नोन है, जो आप इसको 10 ले सकते हो या 9.8 ले लो एसआई यूनिट्स के साथ में। म्यू नॉट जो है, हम इसको पूरे को अगर हम सी जी एस में करते हैं तो ये जो म्यू नॉट है ना, दैट बिकम्स 1, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, सीजीएस यूनिट्स यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब मास है डेल्टा एम, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एम जो है मास जो है, नहीं तो आपको कैसे मिलेगा, दिस इज नॉट अ नोन क्वांटिटी। टू तो ठीक है, लेंथ जो है आप लेंथ ऑफ सैंपल मेजर कर सकते हो, कीप योर स्केल हियर। अगर आपका सैंपल इतना है तो आप स्केल से उसको क्या करोगे, मेजर करोगे, तो भी आपको लेंथ ऑफ सैंपल पता चल जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ सैंपल पता चल गई। एच स्क्वायर हम वो गॉस मीटर से रीड कर रहे थे, तो ये हमारे पास में नोन है। और ऑल्सो वन प्रिकॉशन दैट हैज टू बी टेकन इज दैट जब आप सैंपल फिल कर रहे हो तो सैंपल फिल जो है उसको आपको हाफ से ऊपर ही फिल करना है, फिल इट अबव 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ आप जनरेट कर रहे हो ना, वो जो फील्ड है दैट कैन प्रोड्यूस अ ग्रेडियंट अप टू 5 सेंटीमीटर, है ना। उससे ज्यादा रखोगे तो आपका सिर्फ डेल्टा एम कैलकुलेशन में गड़बड़ आएगी, मतलब गड़बड़ भी नहीं है, दैट्स नॉट अ गड़बड़, इट्स जस्ट कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा सैंपल डाल रहे हो तो इट विल कॉज नो हार्म, बट इफ यू आर यूजिंग द सैंपल बिलो 5 सेंटीमीटर देन इट इज अ बिग हार्म। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला स्पेस एम्प्टी रहेगा, तो वहां पे अलग फोर्सेस एक्ट करेंगे, लाइक सी आई विल शो। मतलब आपका इतना फील्ड जा रहा है लेकिन आपका सैंपल उतना नहीं, आपका सैंपल इतना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस जो आपका है, उस एम्प्टी स्पेस में कुछ फोर्सेस होंगे
विच विल गिव द इनकरेक्ट मेजरमेंट्स, जो कि वहां पे प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड बट अनअवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल, है ना। तो इसीलिए आप ये गड़बड़ नहीं करोगे, आप ये मिस्टेक नहीं करना उसमें जाके कि आप अपना सैंपल ही 5 सेंटीमीटर से कम ले रहे हो, ठीक है। तो आपका ये जो है काईवी हो गया, दैट इज हाफ, मतलब हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर जी एल डेल्टा एम, ये करके आपका पूरा आ गया। अब आप ओनली वे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट value of chi v is by drawing a graph, ठीक है। तो अब देखो कि क्या वैरी कर रहा है, किसके साथ वैरी कर रहा है। अगर आप इन चीजों को एज अ कांस्टेंट छोड़ दोगे, chi v इज इक्वल टू, सपोज इसको मान लो कांस्टेंट, तो आपका क्या वैरी कर रहा है, आपका एच स्क्वायर वैरी कर रहा है और डेल्टा एम वैरी कर रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्या हमने फॉर्मूला सही लिखा? ओके 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 ओके, वेट, हमने ये जो फॉर्मूला है इसमें गड़बड़ की है। आई थिंक आप सब लोग अभी तक जान गए होंगे कि हम लोगों ने जो काई वी को आइसोलेट किया था उस वक्त में हमने कुछ गड़बड़ी की थी जिसकी वजह से फॉर्मूला ही गलत आ रहा था। सो विल जस्ट डू इट अगेन। तो देखो ध्यान से वापस करेंगे इसको। तो अभी हम काई वी को यहीं रखते हैं, 2 g डेल्टा एम एल बाय एच स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू काई वी। नाउ आई थिंक वी आर करेक्ट। हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना कर लिया है। also when we substituted m is equal to chi v times volume, तो यहाँ पे हमने chi v तो लिखा, लेकिन we did not write the volume element here. Just a minute. Just a minute, let me check what exactly. ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला था, ओरिजिनल फॉर्मूला, तो यहाँ पे v था ऑलरेडी, जिसको भी हमने स्किप कर दिया था। तो इस v को तो हम लिखेंगे ही यहाँ पे, दिस v विल कंटिन्यू टू बी हियर, सो हियर वी हैव v एज वेल। तो अब आपका जो है फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, आपके डिनोमिनेटर में v भी आएगा। ओके, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। Now we have the volume susceptibility chi v is equal to 2g delta m l by v mu naught h square। तो इस ससेप्टिव मतलब इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आपका वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कितना है। एंड नाउ फ्रॉम योर वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक और द मोलार ससेप्टिबिलिटी। अब स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ससेप्टिबिलिटी, जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है पर यूनिट आप उसको डेंसिटी ले लो, तो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू काई वी बाय रो, ठीक है। एंड आपका जो मोलार ससेप्टिबिलिटी है, मोलार ससेप्टिबिलिटी वो आपको मिल जाएगा काय वी बाय रो टाइम्स योर मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स योर मोलर मास, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी है दैट यू कैन गेट, ठीक है। 3 टाइप्स के ससेप्टिबिलिटी है दैट यू कैन गेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। तो अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ये जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, हम ये कैसे निकालेंगे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस राइट, कि हम लोगों के पास में
टू हमें पता है, लेंथ हमें पता है, जी हमें पता है, डेल्टा एम हमें नहीं पता है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी पता है, म्यू नॉट, इसको हम वन कर देते हैं इन सीजीएस सिस्टम, इसीलिए फिर इसको बाद में हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, दिस इज वन इन सी जी एस, और हम अपनी काउंटिंग सारी सीजीएस सिस्टम में ही करते हैं। तो वी हैव 2g डेल्टा एम एल अपॉन वी एच स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला इज कम्प्लीटली करेक्ट, और आप बाकी चीजों को एज अ कांस्टेंट बाहर देखो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, 2gl बाय v, इसको कांस्टेंट ले लो, देन यू विल हैव डेल्टा m वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू h स्क्वायर। इन दोनों का वेरिएशन हो रहा है। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डेल्टा m वर्सेस h स्क्वायर, वी कैन इजीली गेट द ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो यानी कि 2gl बाय v टाइम्स स्लोप विल गिव अस द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और जो हमारा mn है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह इसके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है ना, जब हम कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, जिसमें जिसमें वो बॉन्ड्स बनते हैं, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ, बट थोड़ा उसको पढ़ लेना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा MnSO4.H2O है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसको हम मतलब फॉर्म कैसे करते हैं, या वो दिखता कैसे है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो इतना हुआ, अब हम लोगों को पता चल गया कि ये सारी चीजें नोन है। अब हमें पता चल गया कि हमें स्लोप चाहिए, तो ये वाला जो स्लोप है वो कैसे आएगा, स्लोप ग्राफ से निकल के आएगा। ग्राफ में देखो क्या होता है, जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है वो दैट इज डेल्टा वाई, है ना, मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एम। देखो, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एम, सॉरी डेल्टा एक्स। स्लोप को आप एम से लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो आपका जो डेल्टा एम है इसने वैरी करना चाहिए वाई एक्सिस पे, और जो आपका एक्स है उसने वैरी करना चाहिए एक्स एक्सिस पे, जो कि हमारा एच स्क्वायर था, इसीलिए जो हमारा ग्राफ है वो बनना चाहिए डेल्टा एम वर्सेस एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, तो डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो कि मैंने पहले बना के दिखा दिए थे, वापस बनाती हूँ कि हमारे पास में ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर जो है कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये पीछे वाला साइड है उस कॉइल का, ये आगे वाला साइड, फिर ये पीछे वाला साइड, फिर ये आगे वाला साइड, ऐसे करके कॉइल लगी हुई है, ठीक है। हम्म, ये कॉइल है लगी हुई। अब ये जो कॉइल है, अब यहाँ पे इनका क्या है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये जो है इसको हम पोटेंशियल देते हैं, दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, और ये ऐसे करके आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप है। एंड यहाँ पे आपका जो है, आप करंट मेजर करते हो, इसीलिए एक एमीटर ऐसा लिख दो। एमीटर ऊपर रखे बॉक्स में होता है। तो बेसिकली देखो, अगर आप लैब में देखोगे तो लैब में ऐसा सेटअप है जहाँ पे ऊपर एक गॉस मीटर रखा हुआ है, साथ में एक हॉल प्रोब रखा हुआ है, उसके साथ में एक जो है यहाँ पे गॉस बैलेंस रखा हुआ है, दिस इज गॉस बैलेंस, दिस इज गॉस मीटर गॉस बैलेंस, और इसके नीचे एक डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है हमारे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। तो सारा सेटअप पीछे से ही है, ये इसको पावर जो है वो देता है, ठीक है। तो ये ऐसा करके एक पूरा सेटअप है। अब ये हुआ, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आपका जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से यहाँ तक को फील्ड जा रही है, ठीक है। और फिर वो फील्ड जो है वो हाइट के साथ जो है वेरी कर रही है, यानी कि दिस इज योर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फील्ड है ये। तो ये ग्रेडियंट फील्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम सैंपल प्लेस कराते हैं ना, तो इसीलिए फिर आपको सब ऐसा बनाना है कि आपने एक ऐसा सैंपल रखा है जो कि जहाँ तक आपकी फील्ड है उससे ज्यादा ही भरा हुआ सैंपल है। तो ये भरा हुआ सैंपल का शीशी हमने इसके अंदर रख दिया, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रखते हैं, कोई भी बॉटल नहीं होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल रखा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको हैंग करते हैं। हैंग कैसे करते हैं ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है
ये ऊपर गॉइस बैलेंस के साथ उसको टाई करते हैं। यहाँ पे कैसा हुक होता है, हुक में थ्रेड डालते हैं, इसको टाई करते हैं और फिर ऊपर वो गॉइस बैलेंस जो है वो मेजर बताता है। तो बेसिक डायग्राम में आपको यही बनाना है, बना के आ जाना है। ये एग्जाम में इसी से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछ लेंगे कि फील्ड क्यों वैरी कर रहा है, फिर उसका मटेरियल पे क्या असर हो रहा है वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा होता है, समझ में आ गया, हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों उस फॉर्मूले तक हम आए और क्यों हमने जो है स्लोप निकाला। अब हमको ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लेनी है। तो देखो सबसे पहले तो कैलिब्रेशन कर्व बनेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैलिब्रेशन कर्व किसके वर्सेस किसका बनेगा, करंट वर्सेस एच का बनेगा। ठीक है, तो कैलिब्रेशन कर्व जो है दैट इज योर करंट वर्सेस एच। वर्सेस के राइट साइड में जो भी होता है वो एक्स एक्सिस में आता है, और जो भी लेफ्ट साइड में होता है दैट कम्स ऑन योर वाई एक्सिस। तो ध्यान, मतलब कभी भी आप ऐसा कुछ लिखो तो ध्यान रखना, और याद करने में भी इजी पड़ जाता है फिर आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या था, वाई पे क्या था। तो आई एच एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दिस इज द कैलिब्रेशन कर्व। इसके लिए टेबल कैसा बनेगा, इसके लिए सिंपली ऐसा टेबल बनेगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे, यहाँ पे आप करंट मेजर करोगे, दैट करंट विल बी इन एम्पियर्स। तो आप यूनिट डालना ना भूले, एम्पियर में करंट डाल दो। फिर उसके बाद में हम एच मेजर कर रहे हैं और हम उसको गॉस में मेजर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द गॉस मीटर। मेजर कैसे कर रहे हैं, इन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट यू इंसर्ट योर हॉल प्रोब। मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में आप एक हॉल प्रोब जो है इसको इंसर्ट करते हो। तो आप जब 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 आप करंट बढ़ाते हो तो तब तब आपको जो है एच में इंक्रीज मिलता है। तो आपको करंट कैसे बढ़ाना है, देखो जैसे 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, ऐसे करते करते 1 एम्पियर तक करंट बढ़ाना है। और फिर इतना करंट बढ़ाने के बाद में उसके करस्पॉन्डिंग एच कैसे वैरी कर रहा है, इसको मेजर करके इन दोनों का कलेक्टिव ग्राफ जो है आई वर्सेस एच, वो बनेगा कैलिब्रेशन कर्व। उसके बाद में दूसरा वाला हमको चाहिए था, जिसमें हमें चाहिए था डेल्टा एम वर्सेस एच स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो विदाउट सैंपल था, बट विथ सैंपल भी हम क्या करेंगे, विथ सैंपल जो है सेम ही क्या कहते हैं, टेबल सेम सेम फैशन में ही स्टार्ट होगा। और विथ सैंपल देखो अब क्या होता है ना, कि जब हमने डेल्टा एम लिया हुआ, इसका मतलब क्या है पता है, जब मैग्नेटिज्म आता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो वो मास में चेंज दिखाता है। तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चेंज इन मास है ना, दैट चेंज इन मास इज बेसिकली यूज्ड हियर। मतलब अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या अटपटा सा कंसेप्ट है जिसमें मास ही चेंज हो रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। बट ऐसा नहीं है, मास ऑफ सब्सटेंस डज चेंज इन द एक्सपेरिमेंट, इट शोज स्लाइट डिफरेंस, और उस मास चेंज की वजह से ही फोर्स जो है हमें फील होता है। इसीलिए देयर इज अ क्वांटिटी डेल्टा एम, दैट इज द चेंज ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। अब देखो कि एक्सपेरिमेंट में स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, सबसे पहले तो एक काम करो, हॉल प्रोब इंसर्ट करो। ठीक है, हॉल प्रोब डालो, करंट बढ़ाओ, साथ में इसी टाइम पे करंट बढ़ाओ, एंड विथ करंट मेजर एच एंड राइट। तो आपका सीधे सीधे एक ग्राफ बन जाएगा जिसमें आपको मिलेगा करंट और एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, स्टेप टू में जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसको अच्छे से एसीटोन में धो लो और उसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब आपने अपने टेस्ट ट्यूब को एसीटोन में क्लीन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको, वो टेस्ट ट्यूब जो है उसको लो ऐसे करके और उसको बांध दो एक धागे से, टांग दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे। ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बीचों बीच इसको टांग दो, इसके अंदर ये जो अभी मैंने गोला गोला बनाई है सब्सटेंस है, बट इसके अंदर इनिशियली सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है, नो सब्सटेंस। और ऐसे क्या कर ये जो ऐसा है ये कितनी बार करना है, देखो आपका एसएल नंबर है, आपने क्या करा था, आपने करंट वेरी किया था, उसके रिस्पेक्टिवली एच चेंज हो रहा था। तो सेम करंट के लिए, मतलब सेम वेरिएशन ऑफ करंट के लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके 1 एम्पियर तक के करंट के लिए आपका जो एच था ना, प्रीवियस वैल्यू ऊपर वाली कैलिब्रेशन वाली वैल्यू वही आएगी एज इट इज। उसका स्क्वायर भी कर दो क्योंकि आपको बाद में स्लोप के लिए डेल्टा एम बाय एच स्क्वायर चाहिए, इसीलिए स्लोप भी वही आएगा। ठीक है,
अब आपने इतना कर ही लिया, अब आपको बताती हूँ डेल्टा एम कहाँ से आएगा। स्लोप तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आपको लाना है डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए सबसे पहले क्या करो, खाली टेस्ट ट्यूब लो, और खाली टेस्ट ट्यूब के लिए भी ये प्रोसेस रिपीट करो। जो आपका आई है ना, उसको 0.1 0.2 3 4 ऐसे करके वैरी करो। तो आपका जो है मास ऑफ टेस्ट ट्यूब, एमटीटी लिख रही हूँ, वो कुछ बढ़ते हुए उसमें आपको दिखेगा। बहुत माइन्यूट चेंज होगा मास में, बट वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ टेस्ट ट्यूब के बाद में 10-15 उसकी 10 रीडिंग्स है, जितनी भी रीडिंग्स आप लोगे 10 रीडिंग्स वो बढ़ गई। फिर उसके बाद में उसके अंदर डालो सैंपल, तो मास ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस सैंपल, तो वो भी थोड़ी इंक्रीज दिखाएगा। लेकिन अब हमें टेस्ट ट्यूब के मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो तब आप यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ सब्सटेंस के लिए डेल्टा एम लोगे, दैट इज इक्वल टू योर मास ऑफ टेस्ट ट्यूब माइनस मास ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस सब्सटेंस। अब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको डेल्टा एम की वैल्यूज मिलती जाएंगी। और फिर ये आपका जो है जो आपका टेबल है ये पूरा हो गया। ठीक है। अब आपको इसको यूनिट्स में लेना है, आप इसको सीजीएस यूनिट्स में लो पूरा। जैसे किलोग्राम ना लेके ग्राम लो, क्योंकि आपका जो किलोग्राम है वो एसआई में आता है ना, तो ग्राम लो सीजीएस सिस्टम में। फिर उसके बाद में आपका जो एच है उसको, आई को, ठीक है, सब कुछ आप ले चलो सीजीएस सिस्टम में। और फिर आप उसको सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व नहीं करो, आप उसको रिकॉर्ड करो, तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल दैट यू गेट। ठीक है। अब आपके पास वेरियस डेल्टा एम की वैल्यूज है, तो अब सीधे सीधे ये जो एच स्क्वायर है उसका आप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हो लिखो, डेल्टा एम जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हो लिखो, और एक स्लोप बन जाएगा। ठीक है। वो जो भी स्लोप है, स्लोप मतलब एक ग्राफ बन जाएगा, उस ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा आपको, ठीक है, डेल्टा एम बाई एच स्क्वायर, आपका जो स्लोप है, जो भी स्लोप आएगा उसको उस फॉर्मूले में डालोगे, तो आपको सीधे सीधे क्या मिलेगी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिलेगी बाय द फॉर्मूला, जहां पे आप यहाँ पे स्लोप डालोगे। ठीक है। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिल गई आपको, तो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी से आपको स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगी, और आपको मोलार ससेप्टिबिलिटी भी मिल जाएगी। ठीक है। और जब आप रीडिंग्स मेजर कर रहे होते हो, तो जो आपका गॉइस बैलेंस है, उस गॉइस बैलेंस पे देखो क्या होता है। ये जो गॉइस बैलेंस है, उस गॉइस बैलेंस पे क्या होता है, आपको सबसे पहले एक होता है 3 मैक्रो रीडिंग्स, और फिर माइक्रो रीडिंग्स, ऐसे करके होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सैंपल 10 ग्राम या उसके मतलब जैसे ये 10 ग्राम वाले के लिए, ठीक है, फिर एक नॉब होगा जो कि 1 ग्राम के लिए होगा, और एक नॉब होगा 0.1 ग्राम के लिए। तो 10 ग्राम अगर ये दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 दिखाएगा फॉर 10 ग्राम, 2 दिखाएगा फॉर 20 ग्राम, 3 दिखाएगा फॉर 30 ग्राम। तो 10 ग्राम मतलब 10-10 के स्टेप साइज में ये इंक्रीज होगा। और अगर आपका सैंपल उससे कम लेंथ का है, तो वो जो है 10 कॉन्स्टेंटली 10 दिखाएगा, मतलब 1 दिखाएगा। अगर आपका सैंपल 13 ग्राम का, मान लो कि सैंपल इज ऑफ 13 ग्राम, तो आप यहाँ पे 1 रखोगे, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रीडिंग्स आती है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रीडिंग्स वो दिखाता रहेगा। बट अगर आपने 10 ग्राम क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका ये वाला जो स्केल है ना, ये आउट ऑफ रीड चला जाएगा, ये आउट ऑफ स्केल चला जाएगा यहाँ का रीडिंग। ठीक है। आउट ऑफ स्केल चला गया तो समझ जाओ कि इससे ज्यादा तो आपका सैंपल नहीं है। फिर उसको पीछे घुमाओ, जैसे आपने यहाँ पे 4 पे कर दिया, यानी कि आप मान के चल रहे हो कि आपका सैंपल 40 ग्राम से ऊपर है। अगर ये आउट ऑफ स्केल चला गया, इसका मतलब आपका सैंपल 40 ग्राम से ऊपर नहीं है, आपको वापस पीछे आना पड़ेगा। तो यह सैंपल इज ऑफ 30 ग्राम, 30 के लिए सिर्फ 3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यूज दिखती रहेगी। ठीक है। और जब आप मैक्रो रीडिंग्स ले रहे हो, तो मैक्रो रीडिंग्स के टाइम पे जो आपका नॉब है वो आपकी तरफ होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आप उसको फाइन रीडिंग के लिए नॉब को चेंज करोगे। ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे अगर आपका 32 ग्राम सैंपल है, तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो रीडिंग शो कर रहा होगा, आप 2 करोगे तो भी रीडिंग शो करेगा, आप 3 करोगे यानी कि उसका रीडिंग जो है वो आगे चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आउट ऑफ स्केल चला जाएगा। तो 32 आपको पता चल गया कि 32 ग्राम है, 32 पॉइंट, पॉइंट के लिए वैरी करो, तो 32.4 ग्राम पे रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन 5 पे आउट ऑफ स्केल जा रहा है, मतलब 32.4 ग्राम है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइक्रो स्केल्स होती है, उसको वैरी करो, तो आपको टोटल
पॉइंट के आगे एक डिजिट ये, और यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, ऐसे पॉइंट के आगे आपको 1 2 3 4 5 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो लीस्ट काउंट होगा वो 10⁻⁵ ग्राम में होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही आपको बड़ी सी रीडिंग मिल जाएगी, और फिर उस रीडिंग को आपको मास जब आप मेजर करते हो तब आपको उसको ध्यान रखना है। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट एंड परफॉर्म इट। तो दिस वीडियो वाज पर्टिकुलरली सेंटर्ड टुवर्ड एक्सप्लेनिंग द थ्योरी, बिकॉज एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम ये जो सब कैलकुलेशंस है ये क्यों कर रहे हैं, या ये कैलकुलेशंस कहाँ से आई। सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दैट। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये जो हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी करते हैं ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर क्यों हम ऐसा डेल्टा एम वगैरह कैलकुलेट करके जो है ससेप्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू हैव मोर डाउट्स और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, you can write down in the comment section, so that if I get time I can record more about it and I will upload some extra information according to your convenience. So yeah, that's it for this particular video. Next we will be taking up another experimental uh, explanation or theory we can say, and I will be explaining about that. So yeah, have a nice day.